मूवी की शुरुआत होती है और सबसे पहले हमें कपल जूडी और जैक से मिलते हैं और इनकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि आज ये किसी ग्रोसरी स्टोर को लूटने वाले हैं। दरअसल इन दोनों का पेशा ही लूटपाट करना है। और फिर क्या था, ये अपने बनाए गए प्लान के मुताबिक स्टोर पहुंच जाते हैं और वहां सबको अपनी बंदूक की नोक पर रखकर पूरी लूटपाट करते हैं। लेकिन जूडी, जिसका मन अब भी नहीं भरा, दरअसल उसने कैशियर के पीछे एक मनी बॉक्स को देख लिया था और उसे तो वो भी चाहिए था। वो तुरंत ही कैशियर को गन पॉइंट पर लेती है और बॉक्स को उसके हवाले करने के लिए कहती है। वो कैशियर बॉक्स को पीछे खींचते हुए कहता है, इस बॉक्स में तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि इतना ही सामान लेकर यहाँ से चली जाओ। और अब जूडी के बार बार धमकाने के बाद कैशियर को आखिरकार वो बॉक्स खोलना पड़ा और इतने में ही हमें गोली की आवाज सुनाई देती है। और अब यहीं से ये सीन जंगल में शिफ्ट होता है। एक घना जंगल जहाँ एक अकेली लड़की चारों ओर भटक रही है। उसकी हड़बड़ाहट को देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे वो काफी समय से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हो। आखिर पास्ट में उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इस वीरानी से जंगल में आकर फंस गई। और अब चलते चलते उससे सामने एक झोपड़ी दिखाई देती है। उसे जोरों की भूख लगी थी। समंथा को ऐसा लगा शायद उसे अंदर जाकर कुछ खाने को मिल जाएगा और इस इरादे से वो बिना देर किए हुए झोपड़ी के अंदर पहुँच गयी, जहाँ पर उसे एक बैग दिखाई देता है। उसने झट से बैग को खोला। उस बैग में खाने की काफी सारी चीजें थी। अब भूख के कारण उसने बिना देर किए हुए खाना शुरू कर दिया। इतने में ही उसे किसी के अंदर आने की आहट सुनाई दी। समंथा झट से बैठ के नीचे छुप गई। इतने में ही एक शख्स की एंट्री उस झोपड़ी के अंदर होती है, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है। पर हम भी इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि आखिर ये है कौन। आदमी ने चुपचाप अपने बैग को उठाया और उसे लेकर वहाँ से बाहर निकल गया। आदमी के जाने के बावजूद भी समंथा डर के मारे कांप रही थी और वो काफी देर तक अंदर ही छुपी बैठी रही। उसे ऐसा महसूस हुआ यहाँ कुछ तो जरूर अजीब है, इसलिए वो बिना देर के हुए झोपड़ी से बाहर निकल जाती है और रास्ता ढूंढने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देती है। तभी अचानक उसकी टक्कर उसी आदमी से हो जाती है जो अभी कुछ देर पहले झोपड़ी के अंदर आया था और इस आदमी का नाम टॉम है। उसे देखते ही समंथा डर के मारे उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, पर टॉम वो तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो उसे काम डाउन करता है और उसे दिलासा दिलाता है कि वो उसकी बस मदद करने की कोशिश कर रहा है। शांत होने के बाद समंथा को उसकी बात समझ में आ जाती है, यहाँ तक कि वो उसका खाना चुराने के लिए उससे सॉरी भी कहती है। समंथा टॉम को बताती है कि वो पिछले 2 दिनों से यहीं फंसी हुई है और बहुत भूखी थी। वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आई थी, लेकिन रास्ते में अचानक उनकी कार में फ्यूल खत्म हो गया और उसका हस्बैंड वापस फ्यूल लेने के लिए गया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि अब तक वो वापस ही नहीं लौटा। और अजीब बात तो ये थी कि टॉम भी बिल्कुल अपनी सेम स्टोरी सुनाता है। तुम्हें पता है, मेरी भी कार खराब हो गई और पिछले कई दिनों से मैं भी यहीं पर फंसा हुआ हूँ और तब से लेकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। और आज तो टॉम को यहाँ पर फंसे हुए पूरे के पूरे 3 दिन हो चुके हैं। तभी समंथा टॉम से कहती है, मुझे अपनी कार तक जाना है, शायद मेरे हस्बैंड वहाँ पर आ चुके होंगे। टॉम भी उसकी कार तक उसके साथ जाने का फैसला करता है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। इसलिए समंथा अपने हस्बैंड के लिए वहीं पर एक नोट छोड़ देती है ताकि वो उसे ढूंढते हुए जब भी यहाँ पर आए उसे पता चल सके कि वो अब तक यहीं पर है। तभी टॉम बातों ही बातों में समंथा से क्वेश्चन करता है, आखिर तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें यहाँ पर अकेले क्यों छोड़ दिया? वो तुम्हें लेकर साथ भी तो जा सकता था। शायद ये उसने जानबूझकर किया होगा। इस बात को सुनकर समंथा भी सोच में पड़ जाती है। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ, शायद उसने इसीलिए ऐसा किया। उसकी स्थिति को देखते हुए टॉम समंथा को बेड पर सोने के लिए कहता है और खुद जमीन पर लेट जाता है। यहाँ तक कि वो उसे पीने के लिए पानी भी देता है जो वो पास ही की झील से लेकर आया था। लेकिन जब वो वापस झील से पानी लेने के लिए गया तो वहाँ पर वो झील थी ही नहीं। उन सारी बातों ने उसका दिमाग चकरा दिया था। रात को सोते वक्त समंथा को अजीब अजीब सपने आ रहे थे, इसलिए वो ठीक से सो नहीं पाई। और जब दूसरे दिन उसकी आँख खुलती है तो टॉम वहाँ पर कहीं नहीं था और जब वो खिड़की से बाहर की ओर झांकती है तो उसी झोपड़ी के बाहर एक सफेद बालों वाली लड़की पड़ी हुई थी। ये देखकर वो हैरान रह गई। वो झट से उसकी मदद के लिए बाहर निकली। समंथा लड़की को उठाकर अपनी झोपड़ी के अंदर लेकर आती है। दरअसल वो इस समय बेहोश थी। थोड़ी देर के बाद जब उस लड़की को होश आता है तो हम क्या देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि जूडी है, जिसने ग्रोसरी स्टोर में चोरी की थी। होश आते ही जूडी की नजर जैसे ही समंथा पर पड़ती है वो उस पर जोर से चिल्लाई, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? समंथा उसे बार बार सच्चाई के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जूडी इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में थी कि वो किसी भी बात को सुनने की हालत में नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम टॉम को देख रहे हैं जो कि समंथा की कार में डालने के लिए फ्यूल लेकर आ रहा है। लेकिन रास्ते में आते हुए अचानक गोली चलने की आवाज आती है। डर के मारे सैम के हाथ कांप जाते हैं और फ्यूल वहीं छूटकर गिर जाता है। सैम तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, क्या कोई आसपास है? कोई मुझे मारना चाहता है?
लेकिन रिप्लाई में कोई आवाज नहीं आई। अब वहाँ कुछ भी महसूस न होने पर टॉम वापस अपनी झोपड़ी पर आ जाता है और वहाँ पर समंथा के साथ एक और लड़की को देखता है। वो लड़की अपना नाम जूडी बताती है और सबको अपने साइड की स्टोरी सुनाना शुरू करती है। मेरा हस्बैंड जिससे मेरी भयंकर लड़ाई हुई और शायद उसी ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया, लेकिन अब मैं उससे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मुझे घर जाना है। क्या तुम दोनों मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद कर सकते हो? उसकी इन बातों को सुनकर समंथा उससे कहती है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हम दोनों पिछले कई दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं और हम भी तुम्हारी ही तरह यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। टॉम कहता है, और तब तक के लिए हमारे पास रहने के लिए बस यही जगह है। तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन हाँ, हम दोनों की काम में हेल्प करनी होगी। इधर टॉम हर दिन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए जाता और बहुत सारा चलने के बावजूद भी घूम फिर कर उसी झोपड़ी के पास आ जाता। और टॉम के साथ ऐसा तो बार बार हो रहा था। उसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। इस बार जब वो झोपड़ी के अंदर पहुंचा तो वो समंथा और जोडी से कहता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। पर इससे पहले मुझे एक बात जाननी है, आखिर यहाँ आने से पहले तुम लोग कहाँ पर जा रहे थे? इस बात पर समंथा कहती है कि उसके हस्बैंड ने बताया था कि ये जगह न्यू हैम्पशायर है। इतने में ही जूडी बोल पड़ती है, अरे नहीं, इस जगह का नाम तो डकोटा है। और अब टॉम कहता है कि वो यहाँ आने से पहले लॉस एंजलिस वाले रूट पर था, यानी कि तीनों ही डायरेक्शंस अपने आप में बिल्कुल अपोजिट थी। तो आखिर ये क्या कोइंसिडेंस था? सोचने वाली बात है। इन सभी की कॉन्वर्सेशन से हम सभी ये जान चुके थे कि ये तीनों एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। टॉम कहता है, कल सुबह होते ही हम तीनों यहाँ से निकलेंगे और हमसे जितना हो सकेगा हम उतनी दूर तक जाने की कोशिश करेंगे। शायद आगे जाने पर हमें कोई न कोई मदद मिल जाए। और आज रात को फिर से सोते वक्त इन तीनों ने ही बड़ा अजीब सपना देखा और इन तीनों का सपना बिल्कुल कॉमन है। ऐसा लगा मानो सपने में जैसे इन्हें कोई इंजेक्शन लगा रहा हो। और फिर क्या था, सुबह होते ही ये तीनों वहाँ से भाग निकले। इधर समंथा और जूडी में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। जूडी समंथा को बताती है कि जब वो पैदा हुई उसकी माँ की तुरंत ही डेथ हो चुकी थी और यही कारण है कि वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी और अच्छी क्वालिफिकेशन ना होने के कारण उसे थोड़े इधर उधर के काम करने पड़ते हैं। इतने में ही अचानक जूडी को ठोकर लगती है और वो जमीन पर नीचे गिर जाती है और तब ही निकलती है उसके जेब से पैसों की एक मोटी गड्डी, जिसे देखकर टॉम और समंथा दोनों के दोनों हैरान रह गए। इतने पैसे आखिर तुम्हारे पास कहाँ से आए? जूडी घबरा जाती है। वो कहती है, ये बस मेरी सेविंग है और मैं इतने पैसे तो बस हमेशा अपने साथ लेकर घूमती हूँ। तभी समंथा ने क्या नोटिस किया कि जिससे जूडी टकराई थी वो कोई हैंडल है। टॉम ने थोड़ा सा वहाँ पर साफ किया और जैसे ही हैंडल को पकड़ा वो पूरा का पूरा दरवाजा खुल गया और वहाँ अंदर बना था एक बड़ा बंकर। और फिर क्या था, आहिस्ते से तीनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर इन्हें खाने के लिए कुछ कैंड फूड मिलता है और वहाँ अंदर बहुत सारे जंगी सामान भी थे। तभी समंथा कहती है, मैं इन सारे वेपन्स को अच्छे से पहचानती हूँ। दरअसल मेरे फादर भी एक जर्मन सोल्जर थे और इसीलिए मेरे घर पर इस तरह के वेपन्स अक्सर आते रहते थे। अब जल्द ही ये तीनों वहाँ से अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करते हैं और तुरंत ही बाहर निकल आते हैं। वहाँ से बाहर निकलकर जैसे ही ये थोड़ा दूर चलते हैं, इनके सामने एक बार फिर से वही झोपड़ी आ जाती है जहाँ ये सबसे पहले ठहरे हुए थे। ये देखकर ये तीनों तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि आज तो ये बहुत चले, उसके बावजूद भी इनका रास्ता कितना कम तय हुआ। ये बातें इन्हें हैरानी में डाल रही थी। और फिर क्या था, ना चाहते हुए भी तीनों को अंदर आना पड़ता है और फिर ये तीनों एक साथ डिनर करते हैं। बातों ही बातों में जूडी टॉम और समंथा को बताती है कि उसका असली पेशा चोरी करना है, क्योंकि वो ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए नौकरी तो उसे मिलने से रही और इसीलिए उसे मजबूरी में ये सब काम करने पड़ते हैं। समंथा खुशी से कहती है, क्या एक बार फिर से मैं उन पैसों को देख सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतने सारे पैसे एक साथ कभी नहीं देखे। और फिर क्या था, जूडी भी खुशी खुशी उन पैसों को दिखाने लगती है। तभी समंथा ने कुछ अजीब नोटिस किया। दरअसल उन पैसों पर 1984 का प्रिंट था, यानी कि उसके हिसाब से ये पैसे फ्यूचर के हैं। लेकिन समंथा के हिसाब से ये साल तो 1964 का चल रहा है। ये चीज इनके लिए बहुत ही शॉकिंग थी। दो लड़कियां एक ही जगह पर थी, लेकिन दोनों अलग अलग टाइमलाइन से आई हैं। ये डिस्कशन चल ही रहा था कि तभी टॉम की एंट्री होती है। टॉम को देखते ही दोनों ने उससे सवाल किया, आखिर तुम्हारे हिसाब से ये कौन सा साल चल रहा है? टॉम ने बताया 2011। और फिर क्या था, एक एक कर उन दोनों ने भी टॉम को अपनी कहानी बताई। पहले टॉम को सब कुछ मजाक लगा, कहीं ये कोई प्रैंक तो नहीं।
देखो तुम दोनों मुझे डराने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। इतने में ही बाहर से अचानक जोरदार गोली चलने की आवाज आई। तीनों भागते हुए बाहर की ओर पहुँचे। एक आदमी खड़ा था। टॉम, जूडी और समैंथा तीनों उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे। देखो हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम तो यहाँ फंस गए हैं, हम बस आपकी मदद चाहते हैं। लेकिन सामने खड़ा आदमी उन पर बंदूक को तानकर जर्मन में कुछ बड़बड़ाए चला जा रहा था। और अब यहीं से सीन कट होता है और जब इन तीनों की आँख खुलती है तो तीनों अपने आप को बंधे हुए पाते हैं। लेकिन वो जर्मन आदमी वहाँ से कहीं गायब था। बातों ही बातों में समैंथा टॉम से पूछती है, क्या एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में जाना आसान है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी नजर में तो बहुत ही मुश्किल। यहाँ तक कि ऐसा अब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ किताबों में पढ़ा था। तभी वो जर्मन वहाँ पर आ जाता है। वो टॉम के हाथों को खोलकर उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है। बाहर ले जाकर वो टॉम को बहुत मारता है और फिर उसे एक पेड़ से बांध देता है। अब वो जर्मन वापस अंदर आता है और इन दोनों लड़कियों से पूछता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ कैसे आए हो? और अचानक वो समैंथा का लॉकर पकड़ लेता है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। समैंथा जो कि बहुत डरी हुई थी लेकिन उसे जर्मन आती थी, वो उसकी भाषा में उसे समझाते हुए कहती है कि ये लॉकेट मेरी माँ का है। उसकी ये बात सुनकर वो जर्मन हैरान हो जाता है। दरअसल उसके गले में भी बिल्कुल समैंथा जैसा लॉकेट है। वो उस लॉकेट को समैंथा को दिखाता है और उस लॉकेट में पड़ी हुई एक लेडी की फोटो भी। दरअसल ये तस्वीर उसकी पत्नी की है और इस फोटो वाली लड़की की तस्वीर हूबहू समैंथा की माँ से मिलती है। ये गुत्थी तो उलझती जा रही थी। समैंथा उस जर्मन से डरते डरते कहती है, ये तस्वीर वाली लड़की मेरी माँ है। वहीं जूडी तस्वीर को देखते ही कहती है, और ये मेरी नानी। जर्मन भी ये सुनकर शॉक में चला जाता है और जैसे ही वो जर्मन अपना नाम बताता है, ये तो उसके पिता का नाम था। और यही नहीं, जब समैंथा ने जूडी से उसके जन्म की तारीख पूछी तो उसने कहा 3 जून 1964। दरअसल ये वही तारीख थी जिस दिन जूडी तो पैदा हुई लेकिन उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ये सुनते ही सभी के चेहरे का रंग बदल जाता है। कहीं न कहीं सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही थी। और यही नहीं, जब ये तीनों बाहर निकले तो एक और राज से पर्दा उठता है। बाहर आकर टॉम को जब लॉकेट वाली राज की बात पता चलती है तो वो भी बोल पड़ता है, मेरे पास भी बिल्कुल ऐसा ही लॉकेट है लेकिन वो तो घर पर है। टॉम कहता है, मेरी माँ एक चोर थी जो कि अपने हस्बैंड केविन के साथ मिलकर अक्सर ग्रोसरी स्टोर्स को लूटा करती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद ही अपने हस्बैंड को मार डाला और इसकी वजह से उन्हें फांसी की सजा हुई। टॉम की बातों में जूडी को खुद के होने का एहसास होता है, पर उसके लिए ये सब कुछ सुनना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये सच तो कड़वा था पर सब कुछ हकीकत है। इधर समैंथा बहुत रो रही थी क्योंकि कहीं न कहीं उसे भविष्य के बारे में पता चल चुका था, क्योंकि जैसे ही वो अपनी बेटी जूडी को जन्म देगी वो मर जाएगी। यानी कि मेरे मर जाने के बाद जूडी का ख्याल उसके नाना नानी रखेंगे। तभी जूडी बोल पड़ती है, लेकिन नाना नानी, उन्होंने तो मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए, यहाँ तक कि हर पल मुझे भूखा रखते थे, इसीलिए बचपन में ही मजबूरी में उसे वो घर छोड़ना पड़ा। वहीं इन सब के बातों में उलझते ही टॉम ने मौका पाकर उस जर्मन आदमी को बांध दिया और ये जर्मन आदमी कोई नहीं बल्कि समैंथा के पिता हैं। समैंथा को कहीं न कहीं उनके साथ सिंपैथी होने लगी थी, इसलिए वो अंदर आती है और उन्हें आजाद कर देती है। टॉम इस बात के लिए बार बार मना करता है लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती। खुद को आजाद देखकर वो जर्मन आदमी वहाँ से भाग निकलता है। उसके जाते ही समैंथा को फिर से वही डरावना सपना याद आता है कि वो अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर चुकी है और इस वक्त उसका हस्बैंड एडम जंग पर था, जिसके कारण उसके घर एम्बुलेंस लेट पहुँची थी। वहीं टॉम ने भी अपने सपने को साझा किया कि वो अपने फादर को शूट कर देता है क्योंकि वो उसका शोषण करते थे और उसके बाद वो खुद को ही खत्म कर लेता है। और अब बारी आती है जूडी की, जिसे अपने सपने में फांसी दिखाई देती है। यानी कि इन तीनों को ये बात पता है कि वो तीनों अब आगे चल के मरने वाले हैं। यहाँ तक कि वो ये भी जानते हैं कि आखिर वो कैसे कैसे मरने वाले हैं, लेकिन इस वक्त वो अभी तक मरे नहीं। यानी कि इनके पास एक मौका है, ये तीनों अपने अतीत को बदल सकते हैं। तभी टॉम को एक आइडिया आता है, वो इन दोनों को वापस उसी बंकर के अंदर लेकर जाता है। यानी कि ये सब कुछ शुरू हुआ उस जर्मन आदमी की मौत के बाद, तो कैसे भी करके सबसे पहले उससे उस जर्मन आदमी की मौत को रोकना होगा। तभी समैंथा बताती है कि उसके पिता की मौत 14 मई को पोलैंड में हुई थी और आज की तारीख भी 14 मई थी और जिस जगह पर ये खड़े हैं वो भी पोलैंड शहर है। और अब ये तीनों बिना समय गवाए उसी जर्मन आदमी के पास पहुंच जाते हैं और आखिरकार ये जल्दी उसे ढूंढ भी लेते हैं। वो उस जगह पर कोई रेडियो बना रहा था। इन लोगों को देखते ही वो जर्मन आदमी वहाँ से भागने लगता है। समैंथा उसे बार बार आगाह करती है और रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी झड़प के दौरान अचानक एक गलती हो जाती है। वो आदमी गोली चला देता है और वो गोली सीधा जाकर जूडी को लगती है। उसको गोली मारते ही जर्मन आदमी वहाँ से भाग निकला। अब टॉम और समैंथा जूडी को केबिन के अंदर लेकर आते हैं
टॉम बहुत परेशान था क्योंकि उसे पता था अगर जूडी मर गई तो वो कभी पैदा ही नहीं हो पाएगा और उसका वजूद यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसलिए वो भागते हुए उस जर्मन आदमी को पकड़ने के लिए जाता है। इधर समैंथा अपनी बेटी यानी कि जूडी को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। टॉम ने जल्दी उस आदमी को पकड़ लिया लेकिन वो बार बार उसके चंगुल से छूटकर भागता जा रहा था। तभी टॉम ने एक अजीब चीज नोटिस की कि वो जितनी बार उसके चंगुल से छूटकर भागता वो बार बार उसी केबिन के सामने आ जाता। इसलिए टॉम भी अब उसी केबिन के सामने खड़ा हो जाता है। वो जर्मन आदमी उसे देखते ही टॉम पर कई गोलियां बरसाता है लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। दरअसल धीरे धीरे टॉम का वजूद ही खत्म होता जा रहा था। जैसे जैसे जूडी की सांसें धीमी होती गई, टॉम भी इधर धूमिल पड़ता जा रहा था और एक पल तो ऐसा आया जब टॉम पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिससे साफ जाहिर है कि जूडी मर चुकी है। ये देखकर समैंथा को अपने पिता यानी कि उस जर्मन आदमी पर बहुत गुस्सा आता है। समैंथा उसके सामने जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, तुमने हमारे आगे आने वाले कल को बर्बाद कर दिया। वो उसे एक एक कर चिल्लाते हुए पिछली सारी चीजों को समझाने की कोशिश करती है और अब कहीं न कहीं उस जर्मन आदमी को भी उसकी बातों पर यकीन हो चला था। लेकिन अब क्या, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। अचानक आसमान में बहुत सारे जहाज आ जाते हैं और बॉम्ब की बारिश होनी शुरू हो जाती है। समैंथा घायल हो जाती है लेकिन उसके पिता उसे बचाते हुए बंकर के अंदर लेकर आ जाते हैं और अब धीरे धीरे करके समैंथा का वजूद भी खत्म होता जा रहा था। लेकिन वो जर्मन आदमी पूरी तरह से सुरक्षित था। दरअसल ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि वो आदमी सही समय पर नहीं मरा। बहुत सारी चीजें बदल चुकी थी, सब कुछ उथल पुथल हो गया था, लेकिन एक चीज थी जो अब तक वैसी ही थी। और इसी के साथ ये कहानी प्रेजेंट में पहुंचती है और ये वो समय था जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। जूडी, जिसे हम उसी ग्रोसरी स्टोर पर देखते हैं, लेकिन वो वहाँ चोरी के इरादे से नहीं गई बल्कि एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की बनकर। लेकिन जैसे वो वहाँ से बाहर निकलती है उसे सामने केविन दिखता है जो कि अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ आया था और केविन उस दूसरी लड़की के साथ उसी ग्रोसरी स्टोर में चोरी वाले काम को अंजाम देने वाला है, जिसका मतलब साफ है कि टॉम कभी भी नहीं पैदा होगा क्योंकि अब जूडी और केविन नहीं मिल पाएंगे। और इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि समैंथा अभी भी जिंदा है। उसके हाथ में उसके पिता की अस्थियां हैं जिसे उसने बड़े ही मान सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। और कहानी के अंत में हमें वही शुरुआत के चोरी का सीन दिखाया जाता है, लेकिन इस बार जूडी की जगह एमिली थी जिसने केविन के साथ मिलकर पूरे ग्रोसरी स्टोर को लूट लिया था। और उसकी भी लालची नजर कैशियर के पीछे रखे हुए बॉक्स पर पड़ती है और उसने भी बिल्कुल वैसे ही बॉक्स को खुद के हवाले करने के लिए कहा, पर कैशियर नहीं माना और अचानक जोरदार गोली चली। और इसी ट्रिकी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हाइप का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी रीच और भी लोगों तक पहुँचे और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी मजेदार कहानियाँ लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में एक नई मूवी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।